हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास सोनी। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब की सेशन के अंदर। क्लास +2 आपको पता होगा, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ लिया था, अगर आपको याद होगा। तो पहले चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म किए थे, तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंड कैपेसिटेंस का, इसको स्टार्ट किया था। और हमने इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला है, ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था, आपको अगर याद होगा। अब हमारा इस चैप्टर का जो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट है वो पेंडिंग है, तो आज स्टार्ट करेंगे उसी के साथ नई टॉपिक को। तो हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड टर्म्स सीखेंगे। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कैपेसिटर नाम की क्या चीज़ होती है, क्या फ़ायदा होता है कैपेसिटर का, सारी डिटेल में बातें करेंगे। तो जी चलिए क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। और आप सब बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, है ना जी। तो सबसे अगर पहले टॉपिक की बात करें अपन, तो मैं हेडिंग यहाँ बनाना चाहूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा जी, वो है कैपेसिटी, या फिर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस वर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको इसके नाम के आगे अगर मैं आपको बोलूँ तो इलेक्ट्रिक वर्ड लगा दीजिए, जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो दोनों में किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। अगर हम नाम से ही देखें तो हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा इस नाम से। देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक वर्ड का मीन यहाँ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। और कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारे खाने की कैपेसिटी, तो खाने की कैपेसिटी का मतलब हम कितना खाना खा सकते हैं। पीने की कैपेसिटी हो सकती है, चलने की कैपेसिटी हो सकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की कैपेसिटी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करवाना है, स्टोर करना है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है बेटा जी, कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो छोटा सा स्टेटमेंट, छोटा सा डेफिनेशन बना लेते हैं इसका। अपन लिख सकते हैं द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कौन सा चार्ज भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है बेटा जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोल दो चाहे तुम इसको, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। दोनों सेम ही टर्म होती है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी ने चार्ज को अगर स्टोर कर रखा है, तो यानी यार उसकी एबिलिटी है वो चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब सबकी एबिलिटी सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी की कम भी हो सकती है एबिलिटी, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम इस कैपेसिटी वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं, है ना जी। तो जैसे अभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सिंगल प्लेट है, या मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, या मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। देखिए अरेंजमेंट तो आपके पास कैसा भी हो सकता है, आपके पास सिंगल प्लेट भी हो सकती है, एक सिंगल स्फीयर हो सकता है, दो स्फीयर हो सकते हैं, दो प्लेट हो सकती हैं। तो आपके पास अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। अब मैंने कहा देखो, इसमें पहले सिस्टम की बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेटा जी चार्ज दे रहा हूं और इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, यानी ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। क्या हम इसको लगातार चार्ज देते जाएं हमेशा स्टोर करता रहेगा? नहीं, इसकी कोई एक एबिलिटी तो होती होगी कि 10 कूलम स्टोर कर सकता है, 20 कर सकता है, 50 कर सकता है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा सर, बिल्कुल होगा। इसका भी अपना एक क्राइटेरिया होगा कि अपने सरफेस पे ये कितना चार्ज रख सकता है, क्योंकि अंदर तो आएगा नहीं, आपको पता है कंडक्टर के, तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज इट्स एबिलिटी। इसी तरह से दो प्लेट्स हैं, अगर हम क्या करें, इस वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं बेटा जी, तो आपको पता है इस वाले पे पॉजिटिव आएगा, इस पर उतना ही नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये सारी बातें अपने डिस्कस करनी है। तो क्या किया गया, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उन काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। तो यानी मैं आपको बताना चाहूँगा टोटली ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा, एक्सपेरिमेंटली मैं लिखना चाहूँगा। तो ऐसे चेक किया गया और पता लगा एक्सपेरिमेंटली क्या, कि आपके पास लेट अस सपोज कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है। आपके पास क्या है बेटा जी, कोई मटेरियल है, और आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज दे रहे हो, बिल्कुल चार्ज देंगे। अब देखो, जब किसी भी मटेरियल को तुम चार्ज दोगे तो उस चार्ज की वजह से उसका कुछ पोटेंशियल होगा सर, बिल्कुल उसका कुछ पोटेंशियल होगा। लेट अस सपोज दैट पोटेंशियल इज वी, और आपने इस मटेरियल को चार्ज दिया, क्यों? और क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर, भी कोई भी मटेरियल कितना चार्ज स्टोर करता है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो स्टोर्ड है वो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा जी किस पे, वो डिपेंड करती है उसके पोटेंशियल पे। वोल्टेज ना लिखूं, पोटेंशियल वर्ड ज़्यादा बेटर है। वो डिपेंड करती है उस सरफेस के, उस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल पे।
अगर वो सिंगल है तो अपन पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर मान लीजिए दो ले रहे हो तो एक अलग है दूसरे से, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैथमेटिकली बेटा जी हमें पता लगी, किससे, एक्सपेरिमेंटली। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ बेटा जी किसके, वी के हुआ। अब आपको पता है यहाँ पर क्या पता है भाई साहब आपको, कि जब जब दुनिया में जुल्म बढ़ जाता है, जब जब आपको फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिख जाता है, आप उसको हटाते हो, उसको जब हटाओगे तो इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आता है। बिल्कुल यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने लिख दिया सी से। तो आपके पास क्या बना, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। इस तरह से आपके पास बेटा जी एक फॉर्मूला बन गया। तो यानी यहाँ पर जो C आपके सामने जो आया, आप जिस C को देख पा रहे हो, ये बेटा जी जो C है, कलर चेंज करते हैं ना, ये सुंदर नहीं था, ये वाला ठीक है। तो ये बेटा जी जो C आया, तो ये C क्या है, C इज़ अ कांस्टेंट। बेटा जी C यहाँ पर क्या है, एज अ कांस्टेंट एंट्री मार के आया भाई साहब। और इस कांस्टेंट का नाम होता है बेटा जी, इस कांस्टेंट को कहा जाता है क्या, आप गैस कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेटा जी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसको बेटा जी, इसी सी को कहा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, दिमाग में चीज़ें घुस रही होंगी कि देखा गया किसी मटेरियल को अपन चार्ज दे रहे हैं, वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर जो है वो डिपेंड करती है बेटा जी उसके पोटेंशियल पे। यानी जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल है उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, कम पोटेंशियल है तो कम कर लेगा। अब मैं यहाँ से इससे जुड़ी आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए अभी भी मैंने एक बात लिखी कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और यहाँ पर इसको हटाने के बाद आपको पता है C एज अ क्या बन के आया, C यहाँ पर कांस्टेंट बन के आया है। इसका मतलब क्या है, देखो ये C कब तक कांस्टेंट है, इसकी कंडीशन है, ठीक है ना, जब तक आप उस कंडक्टर को नहीं बदल देते, जब तक आप उस कंडक्टर को किसी दूसरे मीडियम में नहीं रख देते, ऐसे सब सिचुएशंस के दौरान C बेटा जी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आपने किसी मटेरियल का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, उसको बढ़ाया तो क्या होगा, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। अगर हम क्या करें, उसके वोल्टेज को डिक्रीज कर दें तो वो कम चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन C यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, कि पोटेंशियल बढ़ाने से चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घटाने से चार्ज कम हो जाएगा, बट C यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोले सर ऐसा क्यों, देखो यार आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर C की जब एंट्री हुई, आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जब इसको लगाए तो ये कांस्टेंट बन के आया, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है जी, ये आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो C भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, C को भी बदला जा सकता है, अपन उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक सो C के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब इस C को भी तो जानना है हमें, ये जो C है ये है क्या, तो अब इसी को जानते हैं। देखो अब हम इस C को जानते हैं। अब देखिए मैं इसी फॉर्मूले को उठा के ले आया, C इंटू वी है। अब यहाँ से C अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो क्या बना, वो तो Q बाई वी बना। अब Q क्या है, Q आपको पता है, ये तो है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि स्टोर किया किसी कंडक्टर ने, या आप जिस भी चीज़ को ले रहे हो, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय उसका पोटेंशियल है, उसका जो वोल्टेज है जिस पोटेंशियल पे है वो, है ना। तो यहाँ से क्या एक आप मुझे बताओ डेफिनेशन बना सकते हो, सर बिल्कुल बनाई जा सकती है। यहाँ से एक डेफिनेशन बन गई। आप मुझे बताओ कि यहाँ से क्या हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, सर बिल्कुल, ये रेशियो है। आप अगर ज़रा ध्यान दो तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ, भैया किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर कौन रहा है, ठीक है ना, बाय एनी कंडक्टर हो सकता है, जनरली कंडक्टर को ही तो चार्ज देंगे, है ना, कंडक्टर टू द किसके साथ ये रेशियो है, टू द पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये डेफिनेशन बन गया, बहुत आसान डेफिनेशन बन गई। तो अब छोटी सी डेफिनेशन तो हमें क्लियर हुई कि पोटेंशियल नाम की चीज़ क्या है, बस पोटेंशियल कैपेसिटी नाम की चीज़ क्या है, कैपेसिटेंस नाम की चीज़ क्या है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, मतलब किस तरह की क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बात करें तो बेटा जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे भाई, हाँ ठीक है। तो बेटा जी ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। और अब बात करें किसी मटेरियल की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, तो डायरेक्शन का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी के अलावा, तो स्केलर क्वांटिटी के अलावा इसका भी ये यूनिट जानना जरूरी है। कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट भी लिख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है।
तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बताऊंगा। तो बेटा जी इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको लिखा जाता है फेराड, FARAD, फेराड। छोटे एफ से लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा नाम है फेराड। और अगर सिंगल लेटर वाइज लिखना है तो कैपिटल F भी तुम लिख सकते हो। ये फेराड होता है इसका ऐसा यूनिट। तो साइंटिस्ट के नाम पे ये फेराडे अलग होता है, फेराडे चार्ज का यूनिट होता है और फेराड कैपेसिटी का या कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। अभी डिफाइन करेंगे इसको, 1 फेराड कितना होता है ना। तो अभी मैं फॉर्मूले को उठा के लेके आया, कौन सा, Q = C × V। यहाँ से मैंने C बनाया, वो बना Q/V। अब मैंने कहा देखो ऊपर तो क्या है, चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है, तो चार्ज को किस में मेज़र करते हैं सर, चार्ज जो है उसको हम मेज़र करते हैं कूलम में। कोई बात नहीं, कूलम में मेज़र करते हो तो। अच्छा जी पोटेंशियल को किस में मेज़र करते हो सर, पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। तो कोई बात नहीं, वोल्ट में कर रहे हो तो करते रहो, हमें क्या दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद मैंने कहा ये बना कूलम, ये बना वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट का ही नाम क्या है, फेराड है मेरे भाई, इसी को फेराड कहा जाता है, यानी कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो 1 फेराड है वो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट इसी के बराबर होता है। अच्छा जी इसको मैं थोड़ा सा और बेटर लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 फेराड जो है वो 1 कूलम पर वोल्ट है, इस तरह से भी बेटा जी इसको लिखा जा सकता है। तो ये इसका छोटा सा कन्वर्जन आ गया। तो यहाँ से अगर तुम डिफाइन करना चाहो 1 फेराड तो भैया वो आपका खुद का काम है, कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ से 1 फेराड डिफाइन करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपसे कहा जाए कि कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, और अगर वो 1 कूलम चार्ज स्टोर कर ले तो उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 फेराड कहलाएगी। तो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। देखो क्या क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस है ना जी, कितना कहलाएगा, इज सेड टू बी 1 फेराड। कब, मुझे बताओ ये कब होगा, इफ बॉडी या एट एनी कोई कंडक्टर एट पोटेंशियल 1 वोल्ट, एट पोटेंशियल 1 वोल्ट स्टोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर लिया अगर, तो भाई साहब आपकी जो कैपेसिटी है वो 1 फेराड कहलाएगी। बस हो गया, ये तो काम बहुत आसान था। चलिए उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई साहब अगली जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इसका डायमेंशन। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूले से पहले हमें इसका दूसरा यूनिट भी तो चाहिए ना, CGS यूनिट, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है CGS यूनिट, मैं आपको बता दूँ। वैसे CGS यूनिट लिखना चाहो तो वो आपका बन जाता है स्टेट फेराड, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मैं आपको बताऊँ, है ना। तो स्टेट फेराड को डिफाइन करना हो तो अगर आपका चार्ज स्टेट कूलम में लिखा है, ठीक है, और जो पोटेंशियल है बेटा जी वो अगर आपका स्टेट वोल्ट में लिखा है, तो ये स्टेट जो लगाए जाते हैं ना ये CGS यूनिट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा बेटा जी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अच्छा आपको मैं एक बहुत प्यारी बात बताना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पर स्टार भी लगाना चाहूँगा, और जो तुम्हें यूज़ करना है और जो जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैंने एक बात लिखी कि जो SI यूनिट है, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि SI यूनिट तो होता है इसका फेराड, पूरा लिखोगे तो ऐसे, अदरवाइज कैपिटल F। ये जो फेराड है ना एक्चुअली बहुत बड़ा यूनिट है, एक्चुअली वेरी लार्ज यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट। यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब कैपेसिटी एक्चुअली निकालते हैं ना वो इतनी आती नहीं है फेराड में, तो मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो भैया अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है तो सर क्यों फिर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जब इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को देखोगे, न्यूमेरिकल्स को देखोगे, तुम्हें फेराड में ही कैपेसिटी नहीं दिखेगी, हम इसके अदर यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे इससे छोटे यूनिट। ये तो बड़ा हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेट भी करके बताएंगे हम अलग अलग मटेरियल्स की। तो जनरली जो हमें कैपेसिटी मिलती है हम उसको लिखते हैं। तो बेटा जी आप माइक्रो फेराड भी यूज़ कर सकते हैं, मिली फेराड यूज़ कर सकते हैं, उससे कम माइक्रो फेराड हो सकता है, उससे कम बेटा जी आप नैरो, मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, सॉरी। तो बेटा जी आपके पास मिली, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, ये कुछ कॉमन मिलेंगे आपको यूनिट्स। तो आपको पता होगा ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये प्रीफिक्स होते हैं, किसी भी यूनिट के आगे लग जाते हैं ना। तो अब इसको सही लिखें तो देखो 1 मिली फेराड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा बेटा जी, इसका मतलब होगा 10⁻³ फेराड। और अगर आपको 1 माइक्रो फेराड लिख जाए तो इसका मतलब 10⁻⁶ फेराड होगा।
अगर 1 नैनो फेराड है इसका मतलब 10⁻⁻9 फेराड होगा, और अगर 1 पिको फेराड लिखा है तो बेटा जी 10⁻12 फेराड होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने यूनिट्स अभी जस्ट लिखे हैं ना ये वाले, तो ये आपको दिखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है ना, इन मैथमेटिकल फॉर्म या इन न्यूमेरिकल्स आपको यही यूनिट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए ना, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर में ये चीज़ें आएंगी। अच्छा, कुछ जगह पर, एक दो जगह पे, ये ज़्यादा नहीं है, अगर कहीं पर लिखा है बेटा जी जैसे 1 माइक्रोफेराड ऐसे लिखा है, वैसे एक प्रॉपर फॉर्म तो नहीं है, अगर कहीं लिख भी दे, देखो इस माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ये भी 10⁻�6, तो बेटा जी ये पिको फेराड के ही बराबर होता है, यानी 10⁻12 फेराड को ही कहा जाता है ये चीज़। ठीक है ना, घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चंस में ये चीज़ें दिखेंगी। तो हो गई बात इसकी यूनिट की भी डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, मैं आपको बता दूं। चलो यूनिट के बाद अब बारी आती है किसकी, डायमेंशन फॉर्मूला की। अब हम इसके डायमेंशंस की भी बात करेंगे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन जब से आने स्टार्ट हुए ना, तो डायमेंशन फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका देख लेते हैं। तो भैया डायमेंशन फॉर्मूला के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखो जो सी है कैपेसिटी है, उसको निकले का तरीका है Q/V, अभी भी तो बताया बहुत सारे फॉर्मूले में। चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बेटा जी वो होता है A1T1, अभी लिखेंगे एक बार, मैं थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर ही देते हैं, लास्ट में इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, देखिए चार्ज को एज इट इज़ रखा, पोटेंशियल होता है बेटा जी वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो देखो ये क्या हो गया, ऊपर चार्ज का स्क्वेयर हो गया डिवाइड बाय वर्क डन, ऐसे हो गया ना। अब चार्ज का होता है बेटा जी A1T1, तो इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो Q का स्क्वेयर है, और वर्क डन का होता है बेटा जी M1L2T-2, तो ये होता है वर्क डन का। वर्क डन और एनर्जी का सेम ही होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, A2 है ऊपर, T भी 2 है, और डिवाइड में देखिए आपके पास है M1 है, L2 है, T-2 है। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो हमारे पास आएगा, देखिए M ऊपर जाके माइनस का 1 बन गया। अच्छा L नहीं है नीचे ये सिर्फ, तो L भी ऊपर जाके माइनस का 2, और T ऊपर जाके 4 बना देगा, और A तो 2 है ही। तो देखो इस तरह से आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूँ, C का जो क्या बना बेटा जी डायमेंशन फॉर्मूला बना, वो बना आपके पास M-1 L-2 T की पावर 4 है और A की पावर 2 है। कभी इसको रटा मत करो, कहीं आप भी रटने लग जाओ कि आपको ये याद करना, नहीं रटना नहीं, हमेशा इसको आपने निकालना है, सोल्व करना है, ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आई थिंक सो तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला के बाद मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। देखो ये जो C नाम का फैक्टर है ना, C यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर इसकी डिपेंडेंस की बात करें, हालांकि अभी हमने इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया, लेकिन ये फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे ये डिपेंड करता है कंडक्टर का साइज़ कैसा है, आप ऐसे लिख सकते हो, साइज़ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, साइज़ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग होगा तो चार्ज भी उस हिसाब से स्टोर करेगा। अच्छा, कंडक्टर के साइज़ के अलावा उसके शेप पे डिपेंड करते हैं। बोले सर शेप का क्या फ़र्क पड़ेगा, अब तुम मुझे बताओ कि एक प्लेट है और एक स्फीयर है, तो दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा, दैट्स वाई पोटेंशियल अलग तो चार्ज अलग स्टोर करेगा। उसके अलावा वो डिपेंड करता है प्रेजेंस, किसी उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं है, तो वैसे लिख सकता हूँ डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर नियर इट, अनदर, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये आगे तुम्हें पता लग जाएगी, कंडक्टर नियर इट, तुम्हें पता लग जाएगा इनका फ़र्क, मतलब ये क्यों लिखा जा रहा है। जब हम इनके एग्जैक्ट जो है ना फॉर्मूलाज बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये डिपेंड करता है मीडियम पे, मतलब मीडियम जो है इसके आसपास का। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे कौन डिपेंड करता है, सी, ये अलग से हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं, जब हम एग्जैक्टली जैसे हमारे सिलेबस में एक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें, और बाकी भी हो जाएंगी ना। चलो, तो कैपेसिटेंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, होता क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, बॉडी की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है ना, उसी को तो अपन क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोलते हैं। फॉर्मूला पढ़ा, उसका यूनिट बनाया, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। नया कंसेप्ट क्या है, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, तो अपन हेडिंग लिख देते हैं। तो हेडिंग है बेटा जी, हम अब एक स्फीयर शेप के कंडक्टर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। आपके पास कोई स्फीयर शेप का कंडक्टर है, उसकी वजह से कैपेसिटी का
फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक स्फीयर की जरूरत पड़ेगी ना। तो सबसे पहले अपन एक स्फीयर बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, बातों को समझते जाना। तो बेटा जी एक स्फीयर बना लिया। ये मान लीजिए इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, इस स्फीयर का कुछ रेडियस भी होगा, बिल्कुल हमने इसका रेडियस जो है बेटा जी वो r बना लिया। अब चार्ज इसको देना है कुछ, तो हमने इसको कुछ चार्ज भी दे रखा है, तो चलो चार्ज भी इसको दे ही देते हैं। तो इस तरह से इस पे चार्ज है कुछ। हम एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये होलो आप समझ सकते हो या कंडक्टिंग सॉलिड समझ लो, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे ही आना है। अच्छा, लेट अस सपोज चार्ज जो है वो क्यू है। अब इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे बेटा जी कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। लेट अस सपोज ये इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, पोटेंशियल इसका v है। अपन छोटी सी बातें करते हैं, देखो मैं यहाँ जो चीज़ें कंसीडर कर रहा हूँ उसको लिख लेते हैं ना। हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर क्या किया, एक स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर विद रेडियस, इसका जो रेडियस है बेटा जी कितना है, विद रेडियस r, हैविंग चार्ज, इस पे चार्ज है, हैविंग चार्ज q ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। चलिए जी, हमें तो यार कैपेसिटी निकालनी है। सर ये क्या कहानी लिख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटी निकालने के लिए चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यार पहले पोटेंशियल तो निकालो ना, तो निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर है ना एट सरफेस, इसके सरफेस पे, तो निकाल लेते हैं। पोटेंशियल का क्या कोई मुश्किल बात थोड़ी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, आपको याद होगा, इसी चैप्टर में पीछे किया था। तो वो बेटा जी होता है के क्यू अपॉन में आर, ऐसे ही लिखा जाता है। अब के को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सरफेस का क्यू है, इसकी रेडियस आर है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, मान लिया। पोटेंशियल सरफेस का आ गया, लेकिन हमें तो कैपेसिटी चाहिए ना। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बताओ ना हमें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी निकाल लेते हैं। क्या क्या मुश्किल काम थोड़ी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी निकालना। तो C निकालने के लिए Q को V से डिवाइड करना पड़ेगा। अब Q को V से, V कितना है, V है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, तुम मुझे बताओ। अरे बिल्कुल, इस Q ने इस Q को कैंसिल कर दिया। तो बताओ बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास C जो बचा बेटा जी, ये 4 पाई ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये हमारे पास बन गया फाइनली एक स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटी का फॉर्मूला। अभी इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, तो थोड़ा सा थिक चाहिए इसको, ठीक है बेटा। तो ये हमारा वही अभी जो मैं पीछे ड्रा करके आया वही है, इस बार कलर चेंज करिए थोड़ा सा। तो वही सेम बेटा जी, इसकी रेडियस r थी, अभी मैंने बताया आपको। इस पे सरफेस पे चार्ज है, मैं चार्ज नहीं बना रहा, बस ऐसे समझ लो, पोटेंशियल v था। अब जब हम कैपेसिटी कैलकुलेट किया तो मुझे पता लगा कि जो कैपेसिटी है, जिसको कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, वो आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, इस फॉर्मूले को अपन एक और फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, देखो मुझे एक चीज़ पता है, मुझे पता है k जो होता है बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो क्यों ना इसकी टर्म में बदला जाए। तो मैं क्या करूँ, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो मुझे खुद बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है। तो ये 1/k हुआ ना, तो ये r/k लिख सकते हैं इसको, ये छोटा k है, ध्यान देना। तो कैपेसिटी का एक फॉर्मूला बेटा जी ये भी आ गया, C = r/k, है ना। r क्या है, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, और k आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एग्जैक्टली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला बनाना था। अच्छा, फॉर्मूला बना के पता क्या लगा यार, क्या काम था फॉर्मूले को बना के। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें फिर, तो सर कर लो, क्या दिक्कत है। देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत शानदार है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार MCQ क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, इस फॉर्मूले से ही देख लो, तो जो कैपेसिटी है बेटा जी वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी अगर रेडियस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, अगर रेडियस कम होगी तो कैपेसिटी कम होगी। तो इससे क्या आइडिया लगा कि इसका साइज मैटर करता है। एक स्फीयर की जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ाते जाओगे कैपेसिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। यही तो आइडिया लग रहा है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, यार देखो कि 2 स्फीयर हैं आपके पास, ठीक है, पहले की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस डबल है इसकी। पहले की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है। बताओ कैपेसिटी का क्या रेशो होगा, मैं पूछूँ C1 और C2 का रेशो,
तो जाहिर सी बात है C1 कम रेडियस वाला कैपेसिटी कम, C2 डबल रेडियस वाला है तो कैपेसिटी डबल होगी, तो इसका जो रेशियो आएगा बेटा जी वो 1:2 आ जाएगा आपके पास, है ना। मेरी बात समझ पा रही हो ना। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइज मैटर करता है। तो पीछे वही तो लिखा था मैंने, आपको याद होगा 2-4 पेज में यहाँ लिखा था साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी ये मैटर करता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता लगा। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, तो फॉर्मूला हमारा है 4πε0r। तो अगर मैं बोल दूं कि इफ़ इसके आसपास मीडियम है, इफ़ दिस स्फीयर इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम, अगर इसको किसी बेटा जी मीडियम में रखा जाए, तो मीडियम में रखा जाए तो क्या होगा, आसपास अब मीडियम हो जाएगा, आपको पता है आसपास मीडियम हो जाएगा, तो नया जो कैपेसिटी आएगा ना, C' लिख रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा बेटा जी 4πε0, और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैपिटल के ध्यान रखना, आ जाएगा। इस के को मैं बाहर निकालूं और बचा क्या 4πε0 × r, ये तो पुरानी वाली कैपेसिटी है, तो ऐसे लिखा जा सकता है C' = K टाइम्स ऑफ C। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आया कि जो कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, क्या हो जाएगा, वो बिकम्स K टाइम्स वो जिस मटेरियल को तुमने, मतलब जिस मटेरियल को तुमने यूज़ किया, जिस मीडियम को तुमने यूज़ किया, उसका अपना एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतने गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है यार, बहुत अच्छा, मतलब मीडियम का डिपेंडेंस है, तो ये बात भी तुम्हें क्लियर होगी, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। देखिए क्या, अगर मैं आपसे पूछूं अपने आसपास तुम स्फीयर्स को देखो, तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्फीयर कौन सा है, तो क्या सबसे बड़ा स्फीयर एक कांच की गोली है, स्फीयर बोल रहा हूँ, सर्कल नहीं बोल रहा, क्या एक उससे बड़ा एक लड्डू हो सकता है यार। और सोचो, अरे हमारी अर्थ से बड़ा तो नहीं है ना। तो अगले पेज पे करता हूँ, अर्थ का थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ करता देखो। अब हम अर्थ की कैपेसिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि यार हमारे आसपास अर्थ ही तो सबसे बड़ा स्फीयर है। तो अर्थ की, ये देखो 1 नंबर में बहुत बार पूछा है डायरेक्ट, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। तो अर्थ की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। अब अर्थ की कैपेसिटी कैसे निकालें सर, अब अर्थ का रेडियस तो सब बच्चों को पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है बेटा जी, वो 6400 किलोमीटर होता है, पता होना चाहिए आपको, 6400 किलोमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूँ तो 64 × 10⁶ मीटर आ जाता है बेटा जी। देखो किलोमीटर की 3 जीरो आ गई, 2 यहाँ से आई और एक मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 64 × 10⁵ मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो C आपको पता है 4πε0r, और मैंने कहा डायरेक्ट लगाना है तो आप r/k भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर r आपको पता है 64 × 10⁵ डिवाइड बाई k आपको पता है 9 × 10⁹ अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, तो बेटा जी ये आता है 711 × 10⁻⁻6 फेराड। अब जरा सोचो कि अर्थ इतनी बड़ा स्फीयर होने के बावजूद भी अर्थ का कैपेसिटी देखो 10⁻⁻6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रोफेराड कि अर्थ की कैपेसिटी देखो, अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है तो अर्थ की कैपेसिटी भी आप देखो 711 माइक्रोफेराड, इतनी कम है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा था कि एक्चुअली फेराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। हमारी अर्थ इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कैपेसिटी माइक्रोफेराड में ही है। तो कभी भी आप मार्केट से जब कैपेसिटर परचेज करते हैं, बोले सर मार्केट से कैपेसिटर, आपने कभी देखा होगा आपके घरों में जो पंखे होते हैं, मोटर्स होते हैं, उनके ना साथ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पार्ट सा लगा होता है, ठीक है ना, जिसको सेल बोल देते हैं, सिंपली अपन सेल बोल देते हैं ना, ठीक है ना, सेल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेल नहीं है, वो उसको कैपेसिटर बोलते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर। इसको बेटा जी कंडेंसर भी कई बार बोल देते हैं, पहले कंडेंसर कहा जाता था। ऐसे अलग अलग शेप के होते हैं, कई बार सर्किट्स में भी देखा हुआ इस तरह से गोल गोल रंग बिरंगे सिलेंडर्स लगे होते हैं, संतरी रंग का, लाल रंग का, कई इस तरह से डब्बे भी होते हैं, फ्लैट एंड्स भी होते हैं, इस तरह से काफ़ी अलग अलग शेप के आते हैं, इस तरह से भी बना होता है बेटा जी, ठीक है ना। तुम्हें मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, अगली वीडियो में तुम्हें दिखा दूंगा। तो जो सेल इस तरह से कहा जाता है, जो पंखे की कई बार बोलते हैं स्लो हो गया, स्पीड को बढ़ाना है, तो वो कैपेसिटर ही होते हैं, वो चार्ज को स्टोर ही करते हैं, ठीक है ना, ये बातें याद रखना। और जब मार्केट में कभी इनको खरीदने गए हो तो देखना जरा, इनकी कैपेसिटी आपको माइक्रो पिको इन्हीं यूनिट्स के अंदर मिलेगी, कभी आपको फेराड में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक सो क्लियर है तुम्हें, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, कैपेसिटर नाम की चीज़ क्या थी, सॉरी कैपेसिटी क्या थी, और स्फीरिकल कंडक्टर की एक सिंगल, यहाँ ध्यान देना, एक चीज़ मैं तुम्हें और थोड़ा सा लिख के बताना चाहूँगा। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर की अपन बात करें बेटा जी, ये आइसोलेटेड है,
आइसोलेटेड का मतलब होता है ये सिंगल है, इसके साथ कोई और नहीं है, एक मात्र अकेला स्फीयर है, हमने इसी की कैपेसिटी निकाली है। चलो अब हमारा अगला कंसेप्ट स्टार्ट करें। तो अगले कंसेप्ट की हेडिंग लिख ही देते हैं। तो हमारा जो बेटा जी अगला कंसेप्ट है तो वो है कैपेसिटर। अरे ये कैपेसिटर, अच्छा इसको पहले कंडेंसर कहा जाता था, लेकिन मेन एग्जैक्टली इसका नाम कैपेसिटर ही है, ठीक है ना, कैपेसिटर। अच्छा कैपेसिटर है क्या? तो अब तक तो हमने ये बात की कि किसी बॉडी की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी वो कैपेसिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहलाती है। अरे वो बॉडी, उसको क्या बोलोगे जो चार्ज को स्टोर कर रहा है? सर उसको बोलेंगे कैपेसिटर। ऐसा अरेंजमेंट, देखो हम एक ऐसा अरेंजमेंट अगर यूज़ करते हैं जो थोड़ी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवा सके, उसी अरेंजमेंट को बेटा जी कैपेसिटर कहा जाता है। देखिए एक ऐसा अरेंजमेंट जो कोशिश करे थोड़ी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवा सके, उसको बेटा जी क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ द अरेंजमेंट क्या करे, विच स्टोर्स, जो क्या करता है बेटा जी, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन लार्ज अमाउंट, चार्ज को में लार्ज अमाउंट, ज़्यादा कोशिश करो ज़्यादा रखे, चार्ज इन लार्ज अमाउंट इन स्मॉल रीजन या इन स्मॉल स्पेस, मतलब जगह थोड़ी हो, स्मॉल रीजन या स्मॉल स्पेस, ठीक है ना। उसी को क्या कहा जाएगा बेटा जी? इज नोन एज कैपेसिटर। उसी को अपन कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। इसको कंडेंसर भी बोला जाता है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अच्छा अब ना एक बार क्वेश्चन आता है कि हमारे दिमाग में कि सर क्यों हम ये काम करवाते हैं, चार्ज को स्टोर करवाना ही क्यों? क्या बैटरी जो होती है हम जो लगाते हैं, ठीक है ना, और जो कैपेसिटर है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? बैटरी भी तो चार्ज देती है, चार्ज प्रोवाइड करती है, उसके पास भी तो चार्ज स्टोर होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा जी, ये दोनों चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बैटरी अलग चीज़ करती है, बैटरी का काम होता है ये प्रोवाइड करती है बेटा जी, ध्यान रखना, ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस हमें प्रोवाइड करती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ये इसके साथ नहीं लिखना, कहीं कैपेसिटर की डेफिनेशन के साथ लिखो, ये मैं जस्ट तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर आप किसी बैटरी या अगर सेल को देखते हैं, जैसे हम घर में एक छोटा सा पेंसिल सेल भी लेके आते हैं, कुछ इस तरह से देखा होगा आपने। तो मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस का टर्मिनल है। अब प्लस का टर्मिनल का मतलब होता है बेटा जी ये जो साइड है ना ये हायर पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव वाला होता है इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। और कैपेसिटर अरेंजमेंट है टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। अच्छा करना क्यों है चार्ज को स्टोर, है ना? इट गिव्स, ये जो कैपेसिटर क्या करता है, इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट अ मोमेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण, मतलब किसी क्षण का मतलब, मुझे तुम छोटी सी बात बताओ, हमारा मोबाइल फ़ोन या मान लीजिए कैमरा जो यूज़ करते हैं लोग, कैमरा जो डिजिटल कैमरा है, DSLR का बहुत ज़माना है, देखा होगा उसमें एक लाइट लगी होती है। तो कहते हैं जब उस फ्लैश लाइट को जलाना होता है ना, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ उस टाइम पे चार्ज चाहिए होता है। जनरली जो बैटरी है वो लगातार आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, चार्ज कैरियर उसको मूव करवा रही है, लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जब एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो हमें, थोड़ा थोड़ा तो बैटरी भेज देती है। बैटरी जो है ना, देखो बैटरी ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिससे चार्ज का मोशन हो जाता है। थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूँ बेटा जी, देखो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं, चार्ज कैरियर्स पहले से हैं। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया बैटरी से, इस तरह से बेटा जी, इस तरह से मान लीजिए एग्जांपल समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इससे जोड़ दिया। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल है। अब इससे हुआ क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर गए। यानी जो बैटरी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो चलो हर जगह बैटरी थोड़ी लगती है, हमारे घर के अंदर क्या होता है, पावर हाउस से जो सप्लाई आती है, आपने देखा होगा सुना होगा 220 वोल्ट बोला जाता है। तो एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअल में वो पावर हाउस वाले आपको ये दो वायर्स दे रहे हैं, एक ही वायर होती है, एक ही वायर होती है बेटा जी, दो वायर्स देते हैं, मतलब वो उनके पास एक बहुत बड़ी बैटरी है, कुछ ऐसा समझ सकते हो। सेल भी इसी को कहा जाता है और कुछ नहीं। तो ये सेल या बैटरी क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है, उसको एक टाइप से एनर्जी देती है, भी तुम मूव करो, ठीक है, मूव कर रहे हैं बैटरी की वजह से, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ये चार्ज कैरियर मूव करे, तो क्या चाहिए, तब वहाँ बैटरी से काम नहीं चलता, हमें एक ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है जो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चार्ज स्टोर करता रहता है, एक ढेर सारी अमाउंट में चार्ज स्टोर कर देते हैं, और जब जरूरत होती है तो एकदम से फेंक के मारते हैं, ये ले ढेर सारा चार्ज। जैसे हमारे घर में पंखा होता है, जब वो रुका होता है ना, तो उसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्ट करते टाइम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए।
तो अब हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो उससे एकदम से स्टार्ट नहीं होता, तो उसके पास लगा होता है कैपेसिटर। तो जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो कैपेसिटर के पास धीरे धीरे चार्ज आता है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, फिर एकदम से लार्ज अमाउंट पंखे को दे देता है और पंखा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपने ये भी 11वीं में सीखा होगा बेटा जी, मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, मेंटेन करना नहीं होता। तो एक बार पंखे का मोशन स्टार्ट हो जाता है, फिर कम चार्ज से लगातार, मतलब 220 वोल्ट से लगातार वो पंखा चलता रहता है। ऐसा ही जो पहले ट्यूबलाइट्स हुआ करती थी, आपने सुना होगा, जो लंबे वाली इस तरह से ट्यूबलाइट्स होती है बेटा जी, पहले यूज़ हुआ करती थी, जो उनमें भी पीछे एक इस तरह से कैपेसिटर सा लगा रहता था, ठीक है ना, वो भी यही काम करता था एकदम से जलाने के लिए। आजकल भी लाइटिंग के अंदर बहुत जगह जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वहाँ कैपेसिटर्स का ही रोल होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एकदम से करंट चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है ना। कैमराज में फ्लैश लाइट जैसी ऑन होती है, देखा होगा, क्योंकि एकदम से ढेर सारी रोशनी हो जाती है ताकि फोटो अच्छी ली जा सके। तो उस फ्लैश लाइट को जलाने के लिए कैपेसिटर, ऐसे बहुत जगह पर बेटा जी कैपेसिटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी इन दोनों का डिफरेंस क्या है। बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ताकि चार्ज मूव कर सके, और कैपेसिटर वो अरेंजमेंट है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करते हैं, ताकि जब ज़रूरत हो, हर टाइम नहीं, जब ज़रूरत हो एकदम से धपाक से ये ले भाई फुल एकदम से चार्ज दे सके। तो ये इनके बीच का बेसिक डिफरेंस होता है। एंड इसके बाद क्या है कि जो कैपेसिटर है बेटा जी चार्ज स्टोर करता कैसे है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वैसे तो 1 लाइन में भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, तो अपन कर दें अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज कैसे स्टोर करता है ना, इसकी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक ऐसा अरेंजमेंट यूज़ करेंगे कि जो चार्ज को स्टोर कर पाए, वो भी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर पाए। उसी प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर इसको एक लाइन में भी लिख देंगे पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखिए, सबसे पहला हम एक स्टेप करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या माना, देखो हमारे पास एक इस तरह से प्लेट मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं एक प्लेट इस तरह से, बेटा जी इस तरह से अपने एक प्लेट मान ली। अब हमने क्या किया, देखो ये खाली प्लेट है, अभी तक इस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब इसको अपन चार्ज देते हैं कोई, तो आपको एक बात भी पता है कि कोई भी मटेरियल जो है ना वो चार्ज स्टोर करता है, वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पे। तो मैंने कहा देखो हमने ना इस पर इस तरह से चार्ज सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। लेट अस सपोज अपन पॉजिटिव इसको चार्ज दे रहे हैं, देते गए। चार्ज कब तक दिया भाई, हमने उसको चार्ज तब तक दिया जब तक उसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, मैक्सिमम नहीं हो जाता, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने उसको Q1 अमाउंट का चार्ज दिया। तो पहले स्टेप में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेट लिया, कोई ए प्लेट नाम से हमने प्लेट लिया कि लेट वी हैव गिवन Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो Q1 अमाउंट हमने चार्ज दिया है ना, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज टू प्लेट ए। कब तक दिया, अंटिल जो पोटेंशियल ऑफ ए जो है ना वो क्या हो जाए, गेट मैक्सिमम। जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता तब तक हमने दिया। अच्छा, डाटा वाइज मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा। डाटा वाइज मतलब ये जरूरी नहीं है डाटा। लेट अस सपोज कि उसका जो पोटेंशियल है बेटा जी वो 70 वोल्ट है, मतलब मैक्सिमम हो गया, और उसको करने के लिए मुझे इसको जो चार्ज देना पड़ा वो लेट अस सपोज 100 कूलम चार्ज देना पड़ा। ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा, वैसे इतना होता नहीं है, एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने क्या किया कि एक प्लेट का पोटेंशियल 70 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता था। उसके जो फॉर्मूला वाइज देखा 70 वोल्ट पोटेंशियल हो रहा था, तो उसको करने के लिए हमने उसको 100 कूलम चार्ज दे दिया। ठीक है सर, बात खत्म। अब हमने एक और जुगाड़ किया, हमने एक काम किया। इस बार हमने क्या काम किया, वो जो अभी पीछे जिसको अपन ने डिस्कस किया था, जो प्लेट थी हमारे पास, ए नाम से प्लेट थी, देखो इस तरह से एक प्लेट था हमारे पास, है ना। इसको चार्ज दे रखा था हमने ना, इसको चार्ज किया था हमने, ठीक है ना, इस तरह से। अरे कहाँ क्या हो रहा है भाई, तो क्यों हो रहा है, सही चलो। तो इस तरह से वो प्लेट था, अपने इसको कौन सा चार्ज दिया था, प्लस का चार्ज दिया था, आपको पता है सर, प्लस का ही चार्ज दिया था। अब हमने क्या किया, इसी प्लेट के जैसा एक और प्लेट ले आए भाई साहब, ये लो एक और प्लेट ले आए, उसके पास ला के रख दिया, है ना। देखो बड़ा अजीब सा काम किया हमने। तो हमारा जो पहला प्लेट था जिस पे हमने कौन सा चार्ज दे रखा था, प्लस का चार्ज दे रखा था, कितना दिया था सर, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था। किस प्लेट को सर, इस प्लेट को नाम दिया हमने, चार्ज दिया था, कौन सी मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ए प्लेट को दिया। हम क्या किया, हमने एक बी प्लेट लाए जो कि स्टार्टिंग में क्या है, अनचार्ज है। तो ठीक है, अनचार्ज प्लेट बी है।
तो हम उसके पास ले आए, हमने सिर्फ उसके पास रखा, टच भी नहीं किया, ठीक है ना। क्या किया, ब्रिंग अनदर अनचार्ज प्लेट, ध्यान से सुना, ये अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज प्लेट बी नियर प्लेट ए, उसको प्लेट ए के पास ला के रख दिया। अच्छा जी, इससे कुछ होगा, सोचो जरा, कुछ होगा? अरे बिल्कुल होगा। तो मुझे बताओ, इस प्लस की वजह से इस प्लेट पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? सर बिल्कुल चार्ज इंड्यूस होगा। अगर हम इसके पीछे वाली साइड, बेटा जी देखो, इस प्लेट के एक तो ये वाली साइड होगी और एक इसके ये वाली साइड होगी। जैसे ये प्लेट है, इसके इधर और इधर दो साइड होती है, दोनों तरफ चार्ज होगा, बिल्कुल चार्ज होगा। देखो अब इसके इधर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा ज़्यादा, बस ऐसे ही बना देता हूँ। तो बेटा जी इसके इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन से, इंडक्शन नाम का फिनोमेना सुना है। और ठीक उसके अपोजिट साइड में इधर प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि चार्ज जब इंड्यूस होता है तो दोनों ही तो होते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो इसके आजू बाजू में चार्ज आ गया। बात को सुनना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको चार्ज दिया था, इस प्लेट को स्टार्टिंग में Q1 अमाउंट का, ताकि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो सके। 70 वोल्ट होना था, वो हो गया था। अब हम उसके पास एक बी अनचार्ज प्लेट को ले आए, जिसकी वजह से इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब हम एक छोटा सा एग्जांपल से पूछ रहा हूँ। देखो मान लीजिए बेटा जी, ये कोई चार्ज था, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ, देखो ये प्लस का चार्ज था, देखिए ऐसे कुछ प्लस का चार्ज था यहाँ पर। बेटा इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा प्लस का, बिल्कुल होगा। अब मैं क्या बोलूँ, अब इसके आजू बाजू में यहाँ पर एक बेटा और चार्ज ले आऊँ, लेट अस सपोज Q1 नेगेटिव का, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा सर। ये नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल मुझे बताओ, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोले सर डिक्रीज ही होगा, श्योर है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड करना है। इस चार्ज ने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल कर रखा था, तो इसने नेगेटिव किया, ओवरऑल डिक्रीज होगा। सेम ऐसा ही फिनोमिना कुछ यहाँ हमें देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? अब देखो इस प्लेट के पास में ये ले आई, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, नेगेटिव चार्ज, इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो इधर जो इसके राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये पॉजिटिव इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करोगे, देखो जैसे प्लेट बी को ले आए तो क्या होगा, चार्ज विल इंड्यूस कहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, ऑन प्लेट बी पे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए को डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ वो क्या करेगा, ट्राई टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अब नज़दीक कौन सा है? बोले सर नज़दीक तो इस प्लस के माइनस वाला है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो ओवरऑल एज अ रिजल्ट, तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज। सर डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि नज़दीक क्यू नेगेटिव वाला है, डिक्रीज कर देगा। तो हमें तो क्या करना था यार, हमें तो पोटेंशियल को मैक्सिमम रखना है। लेकिन टू मेंटेन मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा चार्ज। देखो ये सारी लिखना नहीं है, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एक्स्ट्रा चार्ज टू प्लेट ए, हमें प्लेट ए को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, मतलब पहले से ज़्यादा रख लिया। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे समझो, यानी पहले इसको Q1 दिया था, अब इसमें कुछ Q2 और ऐड करना पड़ा, ताकि इसका बेटा जी V क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब पहले से ज़्यादा चार्ज ले लिया उसने, है ना। जैसे पीछे वाले डाटा में अगर आप जरा ध्यान दो कि 70 वोल्ट करने के लिए 100 चार्ज दिया, अब पास में दूसरी प्लेट ने क्या किया, इस 70 को 50 वोल्ट कर दिया। लेकिन हमें तो इसको 50 को वापस 70 करना है। 50 को 70 कैसे करेंगे, हमें कुछ और चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 20 कूलाम चार्ज और दे दिया, तो अब उस 70 को करने के लिए 120 कूलाम चार्ज स्टोर कर बैठी है वो प्लेट। देख लो, देखो क्या शानदार जुगाड़ पता लगा कि हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज तो उसी प्लेट को दे रहे हैं। देखो इस टाइम पे भी चार्ज ए प्लेट के ऊपर था, और इस केस पे भी चार्ज हमने सिर्फ ए प्लेट को ही दिया। पहले Q1 दिया था, अब उसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और दे दिया। क्यों दिया, आपको सारा मैंने जुगाड़ बता दिया। अब तीसरा स्टेप तो महाभारत है मेरे भाई, तीसरा स्टेप। अब तुम मुझे दूसरे स्टेप में बताओ कि ये माइनस का Q जो था वो पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, ये सॉरी एक प्लस का था ना, ये प्लस का था, माइनस का Q डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, और जो प्लस का Q था बेटा जी वो पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। मदद कौन कर रहा था पोटेंशियल को बढ़ाए रखने में, वो प्लस का कर रहा था। तो अगर मैं प्लस को भी हटा दूँ तो सिर्फ माइनस वाला बचेगा, मतलब पोटेंशियल तो और ज़्यादा डिक्रीज होगा, है ना।
पोटेंशियल तो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो चलो इसी को कर लेते हैं। देखो मैं इन्हीं प्लेट्स को उठाता हूँ कॉपी करने के लिए ना, मतलब बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं को उठा लें बेटा जी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो इस पेज पे ले आते हैं, ठीक है जी। हमने इस तरह से इनको उठा लिया। तो ये ए प्लेट थी बेटा जी, ये बी प्लेट थी। अब क्या किया हमने तीसरे स्टेप में, क्या किया, कनेक्ट द प्लेट, कनेक्ट द प्लेट, कौन सी, बी जो अनचार्ज थी, टू अर्थ, उसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी भाई, अर्थिंग। अरे बहुत काम का जुगाड़ कर दिया। अब देखो अर्थिंग कर दिया आपने इसकी। अब अर्थिंग करना तुम्हें पता होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ में चला जाता है। अब ये जो प्लस का देख रहे हो तुम इस साइड में, जो तुम प्लस का इस साइड देख रहे होगे, ये क्या होगा, ये अर्थ में चला जाएगा प्लस का चार्ज, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बच जाएगा, प्लस का सारा अर्थ पे चला गया, यानी ये गायब हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको इरेज कर दूँ भाई, तो ये बेटा जी ये लो, ये इरेज कर दिया, क्योंकि ये सारा का सारा अर्थ में चला गया। मैंने बता दिया वैसे आपको, ठीक है ना, ये कैसे चला गया। तो ये सारा चला गया अर्थ पे। अब इस बी प्लेट पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, तो पोटेंशियल डिक्रीज करने वाला जो मदद कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वो तो चला गया। अब इससे होगा क्या, अब इससे वही होगा जो मंजूर खुदा हो गया, है ना। नाउ दिस टाइम प्लस क्यू विल गो टू अर्थ, है ना, अर्थ पे चला जाएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए फिर से डिक्रीज हो जाएगा। प्लेट ए डिक्रीजेज, मतलब ए का पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो गया। और उसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन इट मैक्सिमम, टू मेंटेन इट मैक्सिमम, क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम रखने के लिए, वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा चार्ज, हमें उसको थोड़ा और चार्ज देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव इट एक्स्ट्रा चार्ज, और देना पड़ेगा मेरे भाई एक्स्ट्रा चार्ज। तो मान लीजिए इस बार उसको Q1 Q2 और थोड़ा सा और दिया हमने Q3, ताकि V क्या हो जाए बेटा जो उसका मैक्सिमम हो जाए। तो इस बार उसने पहले स्टेप में Q1 रखा था, दूसरे में Q2 और तीसरे में Q3। देखो टोटल इतना चार्ज स्टोर कर लिया। एग्जाम्पल वाइज देखो, स्टार्टिंग में क्या था, जब खाली था तो 70 वोल्ट को करने के लिए उसने 100 कूलम चार्ज स्टोर किया था। हम जैसे ही प्लेट को लेके आए तो बेटा 70 से ये 50 हो गया था, लेकिन मैक्सिमम किया, इसको 20 वोल्ट और दे दिया, मतलब इसको 70 वोल्ट पे वापस ले। इस काम को करने के लिए 120 कूलम चार्ज देना पड़ा, मतलब 100 पहले था, 20 और दिया। अब फिर से 70 से ये मान लीजिए क्या हो गया, कम हो गया, लेटस वो 60 वोल्ट हो गया। तो फिर से 70 करना है तो इसमें थोड़ा सा और चार्ज देना पड़ेगा, मान लीजिए 30 कूलम और दिया। तो कुल मिला के 70 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए अब इसने 150 कूलम चार्ज स्टोर कर लिया। मतलब कहीं जो वो स्टार्टिंग में 100 कूलम स्टोर कर सकता था, अब उसी ने 150 स्टोर कर लिया। देखो किस तरह से हमने एक जुगाड़ लगाया, कैसे चार्ज पहली ही प्लेट स्टोर कर रही है। ये बातें आप दिमाग में रखना कि जो चार्ज है वो सिर्फ फर्स्ट प्लेट ही स्टोर करेगी चार्ज, है ना। चार्ज ओनली स्टोर्स फर्स्ट प्लेट ही स्टोर करती है। बी पे तो उतना इंड्यूस हो जाता है। और देखो हमने इंक्रीज़ कैसे कर दी, हमने कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की, हमने उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर, वो कैसे इंक्रीज़ किया, तुम मुझे बताओ कैसे इंक्रीज़ किया। इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग, जरा ध्यान से सुना, ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड, मतलब जो चार्ज नहीं था, अर्थ कंडक्टर, मतलब जो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ कंडक्टर नियर द प्लेट। तो ये जुगाड़ करके हमने ये सारा काम करवाया। तो देखो यही जो मैंने लास्ट की 3 लाइनों में लिखा, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आपको अगर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को शॉर्ट में लिखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर काम कैसे करता है, उसका जो प्रिंसिपल क्या है, तो अभी अगर आप लिखना चाहो तो आप इन 3 लाइनों में ये बात लिख सकते हो। ये कौन सी लाइन, मैंने जो भी बताई, क्या बताइए जल्दी से, जरा रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। बिल्कुल सर रिपीट किया जा सकता है, तो लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ या कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटेंस या फिर ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात हो रही है। कैपेसिटी ऑफ एनी इंसुलेटिंग कंडक्टर, मतलब अकेला था ये, इंसुलेटिंग तो था, ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर, प्लेट या कंडक्टर कुछ भी लिख सकते हो। इंसुलेटेड था, मतलब वो खुद इंसुलेटर नहीं था, वो इंसुलेट था, मतलब किसी और के टच में नहीं था, खुद था वो कंडक्टर। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर नियर इट, अर्थ
कंडक्टर नियर इट, ठीक है ना। ये मेन प्रिंसिपल है, इन 3 लाइनों में तुम प्रिंसिपल को लिख सकते हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल। आई थिंक सो यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी। अब बेटा जी अपन बात कर लेते हैं, छोटा सा लास्ट टॉपिक है, सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का, सिंबल इसका। तो बेटा जी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 पैरेलल प्लेट्स ही दिखा देते हैं इस तरह से, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अच्छा कुछ जगह पे कैपेसिटर का सिंबल बेटा जी ये भी होता है। अच्छा इस पर एक छोटा सा ऊपर एरो लगा दिया जाता है। तो क्या फ़र्क होता है, देखो ये जो पहला है ये क्या होता है, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी फिक्स हो, विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस, विद फिक्स कैपेसिटेंस, ठीक है। और बेटा जी ये क्या होता है, ये विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी जिसका जो कैपेसिटी है वो वेरिएबल हो, चेंज हो सके। तो ये सिंबल रहते हैं। अच्छा पैरेलल प्लेट्स ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक बड़ा फेमस टाइप का कैपेसिटर है, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाएगा ना। लेकिन हम पैरेलल के नहीं, सभी जिस भी तरह का कैपेसिटर हो, चाहे आपने कैपेसिटर को बनाते टाइम पैरेलल प्लेट्स यूज़ किए, चाहे आपने स्फीयर यूज़ किए, सबका ये कॉमन सिंबल है। आप इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कैपेसिटर को। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। कल की जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। फिर उनको पढ़ने के बाद हम मेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे, उसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, उसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, हम 2 प्लेट्स के बीच में किसी चीज़ को इंसर्ट कर दे तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे शानदार यानी बेहतरीन जो कंसेप्ट है वो आपके आगे आने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।